परवा देश की में आज का शब्द क्या है? आज का शब्द है आधा सच। बहराइच हिंसा के 3 दिन बाद भी लोग पूछ रहे हैं कि असल में 13 अक्टूबर की शाम वहां हुआ क्या था। सवाल यह भी कि कहीं तथ्य किसी आधे सच और चुनिंदा वीडियो के आगे गौण तो नहीं हो गए। पर हम सच और केवल सच की परवाह करते हैं, इसलिए आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो अभी तक नहीं दिखाया गया है और कुछ ऐसे तथ्य सामने लाएंगे जो अभी तक सामने नहीं आए थे। तो आज परवा देश की में देखिए बहराइच का पूरा सच। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 13 अक्टूबर को राम गोपाल मिश्रा नाम के एक युवक को एक दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान बेरहमी से मार दिया गया। उस दिन दुर्गा पूजा के बाद सांप्रदायिक चिंगारियां कैसे सुलगी ये तय करना अदालत का काम है, लेकिन सोशल मीडिया पर कचहरी चलाने वाले कुछ लोग जज बन गए और उन्होंने एक वीडियो के आधार पर यह फैसला भी सुना दिया कि अपनी मौत का जिम्मेदार यह युवक खुद था। हर किसी ने सोशल मीडिया पर राम गोपाल मिश्रा का वो वीडियो घुमाया जिसमें वो एक छत पर चढ़कर हरे झंडे की जगह भगवा ध्वज लगा रहा है। लेकिन अब उन्हीं सब लोगों को और आपको भी एक और वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो है केवल 20 सेकंड का, लेकिन इसमें कई सच छुपे हैं। इस वीडियो के शुरुआती हिस्से में कुछ लोग लाल टी शर्ट पहने एक बेजान शख्स को सीढ़ियों से नीचे लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लाल शर्ट वाला आदमी कौन है? यही है राम गोपाल मिश्रा और इस वीडियो में साफ पता चल रहा है कि वो अगर मृत नहीं तो कम से कम बुरी तरीके से घायल हो चुका है। और जिस घर की सीढ़ियों से उसे नीचे ले जाया जा रहा है वो घर है अब्दुल हमीद का। इसके बाद जो हुआ उसे बहुत ध्यान से देखिए। मोबाइल कैमरे का रुख अचानक दीवार की ओट में खड़े 2 लड़कों की तरफ मुड़ता है तो सबसे पहले काली टी शर्ट पहना ये लड़का आपको दिखेगा जो सामने भीड़ पर पत्थर चला रहा था। वीडियो के आखिरी हिस्से में वो मंजर दिखाई देगा जो सोशल मीडिया पर जजमेंट सुनाने वाले लोगों के मुंह पर सबूत वाला तमाचा है। इस फ्रेम में अगर आप सफेद शर्ट वाले इस आदमी को देखेंगे तो इस फ्रेम में सफेद कमीज पहना एक लड़का दिखाई देता है जिसके हाथ में बंदूक है और ये वही बंदूक हो सकती है जिसकी गोली से राम गोपाल मिश्रा की मौत की बात कही जा रही है। अब ये काली टी शर्ट वाला कौन है उसे भी पहचानिए। ये राम गोपाल मिश्रा की हत्या का आरोपी सरफराज और उसके साथ सफेद कमीज वाला बंदूकधारी फहीम बताया जा रहा है। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के दोनों बेटे हैं। इस वीडियो के साथ साथ अब कुछ तस्वीरें भी देखिए जो आपको कड़ी से कड़ी जोड़ने में मदद करेंगी। ये फायरिंग और पथराव शुरू होने से ठीक पहले की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग छत पर खड़े हैं और नीचे से गुजरते हुए दुर्गा विसर्जन जुलूस को देख रहे हैं। वो जिस छत पर खड़े हैं वो वही छत है जिस पर राम गोपाल मिश्रा भगवा झंडा फहराने के लिए चढ़ा था। ठीक बीच में सफेद कुर्ता पहने दिख रहा एक आदमी, वो आदमी है अब्दुल हमीद। वो राम गोपाल मिश्रा मर्डर केस की एफआईआर में मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद है। उसके ठीक दाहिनी तरफ उसका बेटा फहीम बताया जा रहा है। अब्दुल हमीद की बाईं तरफ टोपी में एक लड़का है और उसके बगल में काली टी शर्ट वाला ये लड़का सरफराज बताया जा रहा है। टीवी पर आप पहली बार आरोपियों की तस्वीरें देख रहे हैं ठीक उस छत पर जिस छत से मूर्ति विसर्जन जुलूस पर हमला हुआ जहां राम गोपाल मिश्रा से हैवानियत हुई। वहीं पर नामजद आरोपी अब्दुल हमीद अपने बेटे सरफराज और फहीम के साथ मौजूद था और इसका सबूत है ये तस्वीरें। अब जरा इन तस्वीर और वीडियो दोनों को एक साथ देखिए। घर की छत पर अब्दुल हमीद का बेटा सरफराज जो नीचे सड़क से गुजर रहे इस जुलूस को देख रहा है, क्या वही नीचे आकर पथराव भी कर रहा है? क्योंकि कपड़े दोनों के एक ही हैं। क्या छत पर अब्दुल हमीद के दाहिनी साइड में खड़ा फहीम ही नीचे आकर बंदूक से जुलूस पर फायर कर रहा था? क्योंकि दोनों ही लोग सफेद शर्ट पहने हैं। ये तस्वीरें और वीडियो आपके सामने है। फिलहाल हम इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं करते, लेकिन दावे के मुताबिक ये तस्वीर और वीडियो वो सबूत बताए जा रहे हैं जो बहराइच हिंसा का पूरा सच सामने ला सकते हैं। सबूत सामने है, एफआईआर दर्ज है,
लेकिन मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उसके आरोपी बेटे सरफराज और फहीम अभी फरार हैं। तीनों बाप बेटे यूपी पुलिस की पहुंच से दूर है। दावा तो यह भी है कि अब्दुल हमीद अपने बेटों के साथ अब नेपाल भाग गया है। अब आज के पूर्ण सत्य का वो हिस्सा आप देखिए जो वास्तव में उन लोगों को शर्मिंदा करेगा जो राम गोपाल को दंगाई, भड़काऊ और ना जाने क्या क्या नाम दे रहे थे। मिश्रा की सिर्फ हत्या ही नहीं की गई बल्कि उसके साथ ऐसी बर्बरता की गई जो आप सोच भी नहीं सकते। टीवी 9 भारतवर्ष के पास राम गोपाल मिश्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है जो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मिश्रा के शरीर में जख्म के कितने निशान मिले, उनकी गिनती देखकर आप दहशत में आ जाएंगे। इस रिपोर्ट में मौत की वजह शॉक और हीमरेज बताई गई है जो गोली लगने का नतीजा थी। शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टर्स के एक पैनल ने किया जिनके नाम हैं डॉक्टर अरशद अली, प्रभाकर मिश्रा और राजेश कुमार बसंत। राम गोपाल मिश्रा के साथ किस हद तक बर्बरता की गई इसका सबूत ये तस्वीरें हैं। रिपोर्ट की स्टडी के बाद 7 बड़ी बातें पता चलती हैं। पहला, राम गोपाल मिश्रा के शरीर पर 35 छर्रों के निशान मिले हैं। हत्या से पहले उसे तड़पाया गया, उसके साथ बर्बरता की गई। मिश्रा के शरीर पर जगह जगह धारदार हथियारों से हमले भी किए गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसके पैरों से नाखूनों को खींचकर बाहर निकाला गया था। आंखों के करीब किसी नुकीली चीज से घाव किया गया। राम गोपाल को मारने के लिए बिजली का करंट भी उसे दिया गया। इन सब के बाद जब उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह गया तो शॉक और हेमरेज की वजह से आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। छर्रों के घाव, आंख के पास धारदार हथियार से वार, पैरों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लेना, यह क्या किसी भी हरकत की सजा मानी जा सकती है? नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ हैवानियत है। हमने 3 डॉक्टरों की पैनल से पोस्टमार्टम कराई थी और उस पोस्टमार्टम से जो मुझे जानकारी मिली है उस हिसाब से छाती में, गले में और सिर में छर्रे लगे हैं, 25-30 के आसपास लगे हैं। इन छर्रों के कारण जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है उससे उस व्यक्ति की मौत हुई है। इसके अलावे बाईं आंख के ऊपर फोरहेड पर एक फटे का निशान है। इट इज़ नॉट शार्प इंजरी, फटे का निशान है चोट लगने से। और पैर के दोनों अंगूठों में नाखून डैमेज है या चोटग्रस्त हैं दोनों पैर के अंगूठे। इस रिपोर्ट के आधार पर किस तरह ये मामला चलने की आशंका है? पुलिस क्या कह रही है, परिवार वाले क्या कह रहे हैं? हमने हमारे विभाग से सीलबंद लिफाफे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है। अब आगे की कार्रवाई सुसंगत धाराओं में उनको करनी है। राम गोपाल मिश्रा को जिस छत पर आरोपियों ने पकड़ा, फिर घर के अंदर ले जाकर तड़पाया, मारा पीटा और गोली मारकर हत्या कर दी, आज उस छत पर क्या दिखाई देता है? उसी छत और घर से टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट। 13 अक्टूबर की शाम 5 बजे से बहराइच जहां से जलने से शुरू हुआ, जिस जगह पर हिंसा हुई, जिस बाजार के जिस मकान पर हिंसा की शुरुआत हुई, टीवी 9 भारतवर्ष उसी मकान की छत पर मौजूद है। और एक वीडियो भी आपने देखा होगा कि यहां पर लगे एक झंडे को हटाने की कोशिश की गई और ये झंडा गाड़ने की कोशिश की गई। झंडा हटाने वाला शख्स राम गोपाल मिश्रा था और उसके बाद हिंसा की शुरुआत हुई। आरोप है कि यहीं से, इसी छत से, यहां पर आपको शीशे के बिखरे हुए टुकड़े नजर आएंगे, डंडे नजर आएंगे, पत्थर नजर आएंगे। इसी छत से राम गोपाल मिश्रा को घसीट कर नीचे ले जाया गया और इसी घर, जिस छत पर हम मौजूद हैं, इसी घर के अंदर उसकी गोली मारकर, चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई।
और रामगोपाल मिश्रा को यहीं से घसीटकर इस घर के अंदर ले जाया जाता है और उसके बाद आरोप है कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये सकरी सी सीढ़ी है जो नीचे आती है और यहीं से एक वीडियो आपको नजर आएगा जिसमें रामगोपाल की बॉडी को लोग खींचकर यहां से ऊपर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो सीढ़ी है, उस सीढ़ी को देखिए और उसके बाद उस घर के अंदर हम आपको ले चलने की कोशिश करते हैं जहां पर आरोप है कि यहीं पर रामगोपाल को लाकर तड़पाया गया, यहीं पर चाकू से गोदा गया और यहीं पर उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ये वो जगह है जो 20 सेकंड के वीडियो में दिखाई दे रहा है जिसका आड़ लेकर यहां से पत्थरबाजी करने की कोशिश की जा रही है और इसी दीवार, इसी दरवाजे की आड़ लेकर गोली चलाने का आरोप भी लगा है। ये वही जगह है, ये वही इलाका है। आज के दिन ये बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इन अनदेखे वीडियोस और तस्वीरों से सामने जरूर आ रही हैं, पर सच ये भी है कि पहले दिन से ही प्रत्यक्षदर्शी ये बार बार दावा कर रहे थे पत्थरबाजी की शुरुआत विसर्जन यात्रा से नहीं हुई। तो 13 अक्टूबर को प्रत्यक्षदर्शियों ने, जो लोग उस वक्त मौके पर मौजूद थे, उन्होंने क्या क्या देखा, खुद सुनिए उनकी जुबानी। हम लोग यहाँ से चले गए, माता जी का गाना बजाते हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई। जब हमारी मूर्ति महाराजगंज में पहुँची तो वहाँ पर पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी में हमारी माता जी का जो हाथ टूट गया और गाना जो बज रहा था वो बोले यहाँ पर गाना मत बजाओ। गाने के किसने बोला? ये उसी मतलब उसी पर गाना कौन सा बज रहा? गाना माता जी का भक्ति गाना बजा। भक्ति गाना मैंने सुना और दिल्ली में ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है देश में कुछ लोग कि कुछ लोग मुस्लिम विरोधी गाने बजा रहे थे, कुछ लोग मुसलमानों को ह्यूमिलेट करने के लिए गाने बजा रहे थे, तरह तरह के ऐसे गाने जो आपत्तिजनक होते हैं। क्या ऐसा कोई गाना डीजे पर बज रहा था? ऐसा कोई गाना नहीं बजा। आप लोग भी थे वहाँ? कोई गाना ऐसा बजा? नहीं, कोई ऐसा गाना जो मुसलमानों के विरोध? नहीं, कोई भैया कोई गाना ऐसा बज रहा था? कोई गाना बज रहा था? आप सभी लोग वहाँ पर थे? जी कोई गाना इस तरह से? कोई गाना इस तरह का जिसमें हम लोग धीरे से यहाँ से महाराज में पहुँचे। इलाहाबाद बैंक के जस्ट सामने की बात है, जो अब्दुल हमीद का घर है। वहाँ पे उन लोगों ने सबसे पहले कहा कि आप लोग गाना बंद कर दीजिए। गाने का साउंड कम करिए या गाना बंद करने को बोला गया। ठीक है। सर 4-5 पुलिसकर्मी थे और जब ये उसको खींच ले गए, जब शटर से नीचे गेट से खींच ले गए, सब लोगों ने देखा, आगे बढ़े, प्रशासन ने हम लोगों पे लाठीचार्ज कर दिया। सर जैसे उसने झंडा यदि उतार भी दिया था तो आप उसको पकड़ते प्रशासन के हवाले करते, जो सजा थी वो प्रशासन देता। आप झंडा उतार दिए इसका मतलब गोली थोड़ी मार देंगे। और जो आपने उसको गोली मार दिया है तो हमारी माता जी की जो मूर्ति खंडित हुई, जिसने खंडित किया, उनकी सजा क्या है? उनको तो भी फांसी होना चाहिए, उनको भी तो गोली मारनी चाहिए। सिर्फ चश्मिदों की बातें सुनकर ही जजमेंटल हो जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सच का पता लगाना पुलिस और जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन रामगोपाल मिश्रा की हत्या में अब तक कार्रवाई क्या क्या हुई है, लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, इसका अपडेट भी आपको बताती हूँ। तो बहराइच जिले के महाराजगंज थाने में घटना वाले दिन यानी 13 अक्टूबर को ही रात करीब 11:30 बजे एफआईआर दर्ज कराई गई। शिकायत मृतक रामगोपाल मिश्रा के भाई ने लिखवाई। इसमें घटना की पूरी डिटेल बताते हुए अब्दुल हमीद समेत 6 नामजद और 4 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब तक इनमें से सिर्फ एक आरोपी ही गिरफ्तार हो पाया है। इसका नाम है राजा उर्फ साहिर खान। पर साथ ही साथ हत्या और हिंसा के मामले में अब तक कुल 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है। बहराइच में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब चाहे जितने कड़े लहजे में बयान दिए जाएं, जितनी सख्ती दिखाई जाए, 13 अक्टूबर और उसके बाद जो हुआ वो पुलिस प्रशासन और सरकार की नाकामी ही मानी जाएगी। जिन लोगों ने आधे अधूरे और एक तरफा वीडियो दिखाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उन्होंने भी फसाद की आग में वैचारिक पेट्रोल डालने का पूरा काम किया है, क्योंकि अपने हिसाब से सच परोसना, आधा सच दिखाना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा अपराध बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या और फिर हिंसा के दौरान हुआ। ऐसे में अब यूपी सरकार के लिए फिर कोई बहराइच कांड ना हो, इसकी पक्की गारंटी मुकम्मल करना सबसे जरूरी है, क्योंकि एक्शन सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि जमीनी होना चाहिए।
परवा देश की में तीसरी खबर चीन की बारूदी साजिश और एक नए युद्ध की आशंका से जुड़ी हुई है। अरब और यूक्रेन की जंग के बाद एक और फ्रंट पर युद्ध के खतरे बढ़ गए हैं। इस युद्ध का सेंटर क्या होगा? वो सेंटर होगा ताइवान। तो क्या चीन ताइवान पर हमला करने जा रहा है? ताइवान की घेराबंदी करके चीन ने अपनी मौका परस्त नीति का सबूत दे दिया है। एक तरफ चीन ताइवान में बारूद बरसाकर बाइडेन को नए मोर्चे पर जंग में फंसाना चाहता है, तो दूसरी तरफ चीन ताइवान पर कब्जा करने की फिराक में भी है। युद्ध के लिए चीन की तैयारियों के बाद ताइवान में हाई अलर्ट है। दोनों देशों के बीच कैसा बारूदी तनाव है इस वक्त, देखिए उस पे ये खास रिपोर्ट। चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन ने ताइवान की जबरदस्त नाकाबंदी कर रखी है। चीनी सेना ताइवान के समुद्री सीमाओं के बेहद करीब मौजूद है। चालबाज चीन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता। एक बार फिर चीनी सेना ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन के लड़ाकू विमान, वॉरशिप और जहाज ताइवान की सीमा के करीब देखे गए। हालांकि ताइवान ने भी चीन की हरकतों का माकूल जवाब दिया। लेकिन सवाल है कि क्या ताइवान की घेराबंदी चीन की मौका परस्ती है? क्या चीन ने अरब युद्ध और यूक्रेन युद्ध को देखते हुए ताइवान की घेराबंदी शुरू की है ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके? सवाल ये भी कि अरब में तनाव और यूक्रेन में बारूदी हाहाकार के बीच चीन ने ताइवान के पास युद्धाभ्यास क्यों किया? चीन तो बहुत समय से ताइवान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है। जीपेंग साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो ताइवान को अपना हिस्सा ज़रूर बनाएंगे और अगर वो पीसफुली उनका हिस्सा नहीं बनना चाहता तो इन्विजन करके हिस्सा बनाएंगे। वो हर समय ताक में रहते हैं, कोई ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से वो फ़ायदा उसका उठा के कोई ऐसी कार्रवाई करें जिसमें वो ताइवान को अपने साथ मिला सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ताइवान के पास ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024 नाम से एक्सरसाइज की। कुल 9 जगहों पर चीन ने अपनी सेना तैनात की। इस मिलिट्री ड्रिल में चीन की नेवी और एयरफोर्स भी शामिल हुई। चीन के नेवी की जंगी वॉरशिप लियाओनिंग भी इस युद्धाभ्यास में शामिल की गई। चीन की ज्यादातर कोशिश ताइवान के प्रमुख बंदरगाहों पर नाकाबंदी करने की थी। इस एक्सरसाइज के बाद चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया। चीन इस मिलिट्री ड्रिल के बहाने ताइवान के आसपास बारूद बरसा रहा है।
साथ ही तेजी के साथ ताइवान की सीमा के करीब आ रहा है। चीन के कई युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान को घेरे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के 153 एयरक्राफ्ट ताइवान के पास देखे गए। इसमें 111 एयरक्राफ्ट ने मीडियन लाइन को पार किया। मीडियन लाइन को चीन सीमा रेखा नहीं मानता है। चीन ताइवान पर अपना दावा जताता रहा है। चीन अक्सर ताइवान को डराने धमकाने की कोशिश में भी जुटा रहता है। जब भी चीन ताइवान को घेरकर युद्ध अभ्यास करता है तो दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ जाता है। चीन के युद्धाभ्यास में उसकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और उसकी दूसरी फोर्सेस ने हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास का मकसद चीनी सेनाओं की युद्ध क्षमताओं को परखना और ताइवान को चेतावनी देना है। लेकिन चीन का युद्धाभ्यास से अमेरिका की भी टेंशन बढ़ गई है। चीन की घेराबंदी ताइवान के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान ने अपने एयरफोर्स को रेडी टू अटैक मोड में रखा है और चीन को जवाबी हमले की चेतावनी भी दे दी है। ये तस्वीरें चीन के खिलाफ ताइवान की बारूदी तैयारी का सबूत है। ये तस्वीरें बीजिंग की हरकतों के लिए ताइवान का जवाब भी है। ताइवान की सेना ने चीन के युद्धाभ्यास के बाद अपने ड्रोन और मिसाइलें तैनात कर दी है। ताइवान के ड्रोन और मिसाइलें समुद्री सीमा के पास चीन की सेना को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। ताइवान स्ट्रेट में ताइवान के ड्रोन चीन की सेना के हर कदम पर बराबर निगाह रखे हुए हैं। इसके अलावा ताइवान ने अपने वॉरशिप, लड़ाकू विमान और एंटी-शिप मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। ओलिवर हैजर्ड, पेरी और कॉन्गडिंग क्लास की फ्रिगेट भी तैनात कर दी है। F-16 लड़ाकू विमानों की भी तैनाती की गई है। चाइना की ज़बरदस्त कोशिश है कि स्थिति का फ़ायदा उठाया जाए। इस समय अमेरिका इनडायरेक्टली बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर, और 40% अमेरिकन नेवी, अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन मेरीन्स मिडल ईस्ट में इन्वॉल्व हैं। ऑल्सो ऑन प्रोटेक्शन ऑफ 9 एयर बेसेस जो उनके मिडल ईस्ट में, और अगर वो ईरान वर्सेस इसराइल में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो यकीनन चाइना उसका फ़ायदा उठा के युद्ध कर सकता है ताइवान के ऊपर। ताइवान और चीन के बीच उस समय तनाव काफी बढ़ गया जब मंगलवार को ताइवान और चीन की आसमान में भिड़ंत हुई। युद्धाभ्यास के दौरान चीन के फाइटर जेट J-15 को जवाब देने के लिए ताइवान ने अमेरिका से मिले F-16 को आसमान में उतार दिया। ताइवान ने F-16 से चीन के लड़ाकू विमान की हरकतों पर नजर बनाए रखा। ताइवान के पास चीन के युद्धाभ्यास से ताइवान स्ट्रेट में भारी तनाव है। माना जा रहा है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन के आक्रामक रवैये के बावजूद हाल ही में ताइवान ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस दौरान ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा था कि ताइवान किसी का गुलाम नहीं है, वो एक आजाद देश है। ताइवान के प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच में यह भी कहा था कि चीन को कोई अधिकार नहीं है कि वो उसके अंदरूनी मामलों में दखल दे। नेशनल डे के दौरान ताइवान के प्रेसिडेंट के भाषण के बाद चीन बौखला गया। ताइवान के राष्ट्रपति की स्पीच पर आपत्ति जताते हुए चीन ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। इसके तुरंत बाद चीन ने ताइवान को चारों ओर से घेरकर युद्ध अभ्यास शुरू किया। पिछले 72 घंटों में चीन की हरकतों से ताइवान टेंशन में है, क्योंकि ताइवान के पास युद्धाभ्यास के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बॉर्डर के उस इलाके में पहुंच गए जो ताइवान से बिल्कुल सटा हुआ है। माना जा रहा है कि जिनपिंग वहां जंग की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गए। कहा यह भी जा रहा है कि जिनपिंग 2 दिन तक वहां रुके। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार जिनपिंग मंगलवार दोपहर अचानक दक्षिण पूर्वी फुजियान प्रांत के डोंगशान काउंटी पहुंच गए। इसके बारे में किसी को पहले से जानकारी नहीं दी गई थी। ये इलाका ताइवान के काफी करीब है।
पहले भी चीन की आर्मी पीएलए इस इलाके में मिलिट्री ड्रिल के जरिए ताइवान को धमकाने की कोशिश करती रही है। माना जा रहा है कि जिनपी अरब की जंग और यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाकर ताइवान पर हमले के लिए सही मौका ढूंढ रहे हैं ताकि वो अमेरिका को उलझा सके। इस समय रशिया यूक्रेन की वॉर में रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है। रशिया को लगता था कि वो एक सुपर पावर है, कुछ ही हफ्तों में घुटने टिका देगा यूक्रेन का, लेकिन तकरीबन लड़ाई बहुत लंबी चल चुकी है और रशिया को उस माफी की विक्ट्री अभी तक भी नहीं मिली जिसकी उसको उम्मीद थी। अभी तक चीन ने सीधे ताइवान पर आक्रमण नहीं किया है, लेकिन वो ये सब कुछ ग्रे जोन में करता है। असल में ग्रे जोन का मतलब है कि कोई देश सीधा हमला नहीं करता है, लेकिन हमले का डर हमेशा बनाए रखता है। ताइवान के साथ चीन यही कर रहा है। कहा जा रहा है कि चीन इस पैतरे में माहिर है, जिसके तहत वो सीधे युद्ध नहीं करता, लेकिन अपनी ताकत दिखाकर ताइवान पर मानसिक दबाव बनाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ चाइना सी तक युद्ध के नए फ्रंट तैयार हो रहे हैं। साउथ चाइना सी में चीन ने ताइवान को घेर लिया है, तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया भी युद्ध की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया का दोस्त चीन अमेरिका को ताइवान के अलावा कोरिया के फ्रंट पर भी फंसाना चाहता है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने बारूदी एक्शन भी शुरू कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर कोरिया जंग के मूड में है। उत्तर कोरिया ने हर मोर्चे पर जंग की तैयारी शुरू कर दी है। एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की सड़क धमाके से उड़ा दी। दक्षिण कोरिया से जोड़ने वाली सड़क को उड़ाकर किम ने युद्ध का अलार्म बजा दिया है। किम ने जिस सड़क को तबाह किया वो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से जोड़ती है। असल में 2 दिन पहले प्योंगयांग पर ड्रोन मंडराते देखे गए थे। उत्तर कोरिया का दावा है कि ये दक्षिण कोरिया के जासूसी ड्रोन थे जो प्योंगयांग की रेखी के लिए यहां पहुंचे थे। ऐसे में किम को भड़काने के लिए यह काफी था। इससे पहले किम ने दक्षिण कोरिया को बारूदी अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो नॉर्थ कोरिया इस पर कार्रवाई कर रहा है, जैसे मिसाइल फायरिंग करता जा रहा है, जो नॉर्थ और साउथ की जो कनेक्टिविटी है, जितनी रोड्स हैं उनको रोड्स को ब्लो ऑफ कर दिया उन्होंने, ताकि हर प्रकार की कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी जो है खत्म हो गई है और आए दिन भड़काऊ भाषण दे रहा है। रशिया इंटर्न बड़े पैमाने पर नॉर्थ कोरिया की मदद कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए हो सकता है कि ये इलाका भी उतना ही वोलाटाइल हो जाए जितना मिडिल ईस्ट है। इस महीने की शुरुआत में एक परेड के दौरान किम के दुश्मन दक्षिण कोरिया ने अपनी यूनमो वी बैलिस्टिक मिसाइल का खुलासा किया था। यूनमो वी दक्षिण कोरिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल मानी जाती है। दक्षिण कोरिया के इस मिसाइल के सामने आने के बाद उत्तर कोरिया भड़क गया था। जानकारों की माने तो किम ने उसी समय दक्षिण कोरिया के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी कर ली थी। इस बीच पुतिन ने उत्तर कोरिया को हर तरह से सैन्य मदद देने का भरोसा दिया है। वहीं अमेरिका और नेटो की रणनीति को जवाब देने के लिए रूस ने उत्तर कोरिया से 10,000 से ज्यादा सैनिक मंगाए हैं। माना जा रहा है कि पुतिन और किम की इस साझेदारी में जिनपिंग की बड़ी भूमिका है। अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि इजराइल के बचाने के लिए हर प्रकार की कार्रवाई करेगा और अगर चाइना ताइवान को अटैक करता है तो जो उनकी पहले पॉलिसी थी जिसमें एम्बिग्विटी थी, बाइडेन ने साफ तौर पे कहा कि अगर चाइना इन्वेड करता है ताइवान के ऊपर तो अमेरिकन फोर्सेस डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगी। ऐसे में हो सकता है रशियन फोर्सेस भी इन्वॉल्व हों। एक्सपर्ट्स की माने तो जिनपिंग उत्तर कोरिया के जरिए बाइडेन को कोरिया के मोर्चे पर फंसा कर रखना चाहते हैं। जाहिर है रूस, चीन और उत्तर कोरिया के इस गठबंधन से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।